एग्जाम क्रैक करने के बाद कैसा लग रहा है आपको? कहाँ से शुरू हुआ था ये सफर? भैया है सेव वर्मा, उनके यहाँ पे कोचिंग लेने गई। 12th में मैथ की थी। 8th तक था बस। शायद भगवान से भी मंजूर था कि ये से अच्छी पोस्ट पे जाए। सितंबर को पेपर हुआ और नवंबर को 13 नवंबर को उसमें वैकेंसी स्टेट और सब गाँव में सब पूछते थे कि तू तो पेपर दे गई थी, क्या रहा उसका? कोई ऐसा वाक्य जो तुम्हें लगा कि नहीं मुझे प्रूव करके दिखाना है? बचपन से ही ऐसी थी कि जहाँ तक मेरे भाई को सब लड़ प्यार करते थे, मुझे नहीं करते थे। जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनको क्या कहना चाहती हो? न्यूज़पेपर्स और अखबार का कितना फायदा मिला? खाना पीना पसंद नहीं है? आपको देख के लगता है कि आप कम खाती हो? हाँ जी। सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे मेरे भाई ने करा। अच्छा। अब तक भी। अभी जो पहली नियुक्ति मिलने वाली है किस पोस्ट पर था? जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन क्या? ईशा त्यागी मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव मुबारकपुर की रहने वाली। तट पर बैठ लहर गिनने से नौका पार नहीं होती, तुझे चीरना होगा माझी तूफानी सागर की छाती। जी हाँ, ऐसे ही तूफान को चीर कर आगे बढ़ी ईशा त्यागी आज हमारे साथ हैं और चर्चा करेंगे ईशा त्यागी से किस तरीके से यूपी SSC का एग्जाम इन्होंने क्रैक किया और आगे इनका क्या लक्ष्य है। और इनसे बहुत सारी लड़कियां प्रेरणा लेंगी और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ईशा त्यागी आज के दौर में समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी है। नमस्कार, मैं रवि गौतम। आइए शुरू करते हैं ईशा त्यागी से बात। एग्जाम क्रैक करने के बाद कैसा लग रहा है आपको? सर आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि एग्जाम सिर्फ मतलब नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए एक प्राउड का विषय है। क्योंकि आज मेरे मम्मी, मेरे पापा और सब समाज के आदमी सब कुछ है कि एक लड़की के लिए कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ से शुरू हुआ था ये सफर? सर मेरा ये सफर 12th के बाद जब मैं इंटर में थी, उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि तुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी। उसकी इच्छा थी, मेरी इच्छा नहीं थी, उसकी ज्यादा इच्छा थी मेरे भाई की। हाँ जी। तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सर मैंने सोच लिया कि मुझे लेनी है, चाहे कुछ भी कर। उसके लिए मैंने फिर BA में एडमिशन लिया। BA सेकेंड ईयर 2020 में लॉकडाउन लग रहा था, उस दौरान मैंने तैयारी शुरू की। फिर उसके बाद मैं गाँव की भैया है सेव वर्मा, उनके यहाँ पे कोचिंग लेने गई, वहाँ पे पढ़ी। और सर इसके बावजूद मेरे पास 8th तक मैथ था। 6 साल बाद मैंने दोबारा से मैथ पढ़ा, मुझे भारी भी लगा कि मैथ पढ़ना। 12th में मैथ नहीं था? नहीं था, 8th तक ही था बस। उसके बाद भी भैया ने मुझे बहुत मोटिवेट करा कि नहीं तू पढ़ सकती है। फिर मैंने उनकी बात मानी, मैंने दिन रात मेहनत करी, मैथ सीखा, रीजनिंग सीखी, GK सब चीज पढ़ी। और सर उसके बाद फिर 1 साल में तैयारी करी। फिर मैं घर पे बैठ के जनवरी 2022 में मम्मी को ऑपरेशन हुआ था। फिर उसके बाद यूपी SSC का एग्जाम दिया पैट का। फिर सर उसके बाद पैट का देने के बाद उसके थ्रू एक वैकेंसी आई लेखपाल, तो मैंने 2022 में जुलाई में लेखपाल का पेपर दिया। उसमें सर मैं 2 नंबर से रही, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि तुझसे हुआ नहीं, बड़ा हो गया। तो सर उसके बाद शायद भगवान को भी ये मंजूर था कि ये से अच्छी पोस्ट पर जाए, तो इसलिए 3 अगस्त 2022 को ही यूपी SSC की एक वैकेंसी आई, जिसे पर्यवेक्षक अधिकारी बोलते हैं, उसकी वैकेंसी आई। मेरे भाई ने बोला कि उसका फॉर्म भर, मैंने उसका फॉर्म भरा। उसके बाद 1 साल बाद इन्होंने इसका पेपर कराया। 24 सितंबर 2023 में इसका एग्जाम हुआ। तो सर मैंने मतलब पूरे 1 साल मैंने पहले उसका सिलेबस पढ़ा, देखा कि जॉब कैसी है, मतलब सब चीज़ देखी। हाँ, सबसे पहले जरूरी है अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे उसका सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ने कि उसमें क्या क्या पूछा जा, क्या सब्जेक्ट है ये। तो सर मैंने तैयारी करी। तो उसके बाद 2024 में 30 में मैंने पेपर कराया उसका, 24 सितंबर। फिर सर मतलब इसमें तभी सितंबर को पेपर हुआ और नवंबर को 13 नवंबर को उस पर वैकेंसी स्टे हुई। फिर 1 साल बाद स्टे हटा 2024 में। अच्छा। हाँ जी, 1 साल बाद पढ़ी। फिर उसके बाद 2025 में जब स्टे आया, हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अजीब लग रहा था कि इतनी मेहनत करके पेपर दिया और इतना स्टे लगा, बहुत फील हुआ। और सब गाँव में सब पूछते थे कि तू तो पेपर दे रही थी, क्या रहा उसका, क्या बताऊँ उसे किसी स्टे करके ले आया है। तो फिर सर 2000 नवंबर में लास्ट में इसका रिजल्ट आ गया, DV का स्टे हट गया था। फिर उसके बाद 2025 में फरवरी में DV हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 2 जुलाई 2025 में उसका फाइनल रिजल्ट आया। पूरे 2 साल बाद ही वैकेंसी के लिए 3 साल। अब जैसे आप एक लड़की हो, हाँ जी, समाज की सोच है आज भी बहुत जगह ऐसा है कि लड़कियों को लड़कों से
कमतरी आप हैं। हाँ जी। क्या आपने भी ऐसा कुछ फेस किया हाँ जी। परिवार में, स्कूल में, समाज में, गांव में? सर स्कूल सर परिवार में तो चलिए ऐसे आए हैं, पर लेकिन समाज वाले तो इसे अब भी देखते हैं कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लड़कों को लड़कियों को नहीं देखते हैं। लड़कियों को तो ये सोचते हैं कि लड़की है बड़ी होगी पर बीए करा दी, एमए करा दी, शादी करा तो बस इतना ही है। बाकी ये गलत है, क्योंकि लड़कियों के लिए आज के टाइम में डिपेंड होना, खुद के पैरों पे खड़ा होना। मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा वाक्य तुम्हारे साथ हुआ जब तुम्हें लगा कि यार नहीं, मुझे प्रूव करके दिखाना है, मैं कोई लड़कों से कम थोड़ी हूँ, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो सर ये है कि मैं बचपन से ही ऐसी थी कि जब तक मेरे भाई को सब लाड प्यार करते थे, मुझे नहीं करते थे। अच्छा। तो मुझे ये था कि तुझे कुछ ऐसा करना जिससे तुझे भी मतलब मम्मी पापा लाड प्यार नहीं करते? मम्मी पापा तो बिल्कुल नहीं सर। तो तुमने ठाना कि मुझे प्रूव करके हाँ दिखाना है, तो क्या यहाँ जो तैयारी जो तुमने शुरू करी, तुमने क्या शेड्यूल बनाया अपना, किस समय पढ़ना है, किन किन चीजों को ध्यान रखा और कैसे अपना जो टाइम टेबल बनाया? क्योंकि हमारे जो लड़कियां आपको देखेंगी हमारे चैनल के माध्यम से, वो निश्चित रूप से उनको एक दिशा मिलेगी, उनको एक गाइडेंस मिलेगा। कैसे बनाया सर टाइम टेबल भी तो मैं मतलब मेरा ही मानना है कि बोलते हैं ना कि 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे लिए अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर लें तो टाइम मैटर नहीं करता कि हम कितने घंटे उस चीज़ को दे पाए। मैटर करता है कि अगर हम 1 घंटे भी पढ़ें ना तो 1 घंटे भी उसमें मतलब फोकस होना चाहिए हमारा कि हम पढ़ ही रहे। नहीं, फिर भी जो तुमने शेड्यूल बनाया, किस समय उठना है, क्या पढ़ना है, किस समय अखबार पढ़ना, अखबार भी पढ़ना शुरू किया होगा क्योंकि अखबार बहुत महत्वपूर्ण। किस किस तरीके से तुमने अपने 24 घंटे जो हैं दिन के वो बांटे अपनी तैयारी करने के? सर मेरा यह था कि मैं सुबह 4 बजे उठती, उसके बाद नहाना धोना, उसके बाद मैं मंदिर जाती थी, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करके 9 बजे मैं पढ़ने बैठती थी। 9 से फिर मैं 11 बजे तक 3 घंटे पढ़ती थी। उसके बाद 11 से फिर थोड़े बहुत इधर उधर टहल के फिर उसके बाद 12 बजे फिर बैठ जाती थी। फिर 12 बजे के बाद मैं 3 बजे तक पढ़ती थी। फिर 3 बजे के बाद मतलब दोपहर की चाय वगैरह बना के मम्मी के साथ काम करवा गए। फिर 4 बजे तक फिर 6 बजे तक पढ़ती थी। फिर शाम के टाइम मम्मी के साथ काम करवाती थी, मतलब खाना वाना बनाती थी। फिर उसके बाद फिर रात को 8 बजे बैठ के फिर 11 बजे तक ऐसे निकल। तो इस दौरान तुमने जो रिश्तेदारों में मोहल्ले में शादियां होती हैं, नहीं सर ऐसे वो अटेंड करी नहीं करी? नहीं बिल्कुल अटेंड नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनको क्या कहना चाहती हो? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी फैमिली आप पर बिलीव कर रही है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ कर सकता है तो उनका भरोसा नहीं तोड़ना। करना है तो फिर करना है। मतलब किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रही हो तो उसमें 100% की। मैंने एग्जाम दिया, मैंने ये नहीं सोचा कि इसका मतलब अगर तू पास होगी या फेल होगी, ऐसा नहीं सोचा। मैंने अपना 100% किया, पूरे मन लगा के पढ़ाई की। अच्छे से तैयारी कर रही थी तो घर के काम करना बिल्कुल बंद कर दिया? मम्मी को हेल्प नहीं कराती? मम्मी तो मेरी बीमारी रहती है। मम्मी को हेल्प करती, खाना बनाना, घर के काम करना। तो ये मतलब वो तमाम चीजें करते करते भी, मतलब घर संभालते हुए भी तुमने अपना ये लक्ष्य प्राप्त किया। आगे का क्या सोचती हो, क्या करना चाहती हो? सर आगे तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जॉब करते करते यूपीएससी की तैयारी सोच रही हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर, अगर टाइम मिला तो पर जॉब के साथ तैयारी करना थोड़ा डिफरेंट है। न्यूज़पेपर्स और अखबार का कितना फायदा मिला उसमें? अखबार का फायदा मिलता है सर, अगर हम पढ़ेंगे डेली तो वो पता रहेगा कि क्या चल रहा है। और किस तरीके से, मतलब क्या लगता है कि क्या राइटिंग स्किल्स, बोलते हैं ना कि अखबार पढ़ने वालों की वोकैबुलरी और राइटिंग स्किल्स क्या कैसे की अच्छी होती है अगर हम पढ़ेंगे, मतलब उसे अच्छी तरीके से कि क्या न्यूज़ आ रही है उसकी हेडलाइन पढ़ो और चीज़ पढ़ो तो उससे पता चलता है सर। तो हॉबीज की बात चल रही थी तो आपने बताया कि आपको पढ़ना पसंद है और पढ़ना पसंद है और घर के काम पसंद है, खाना पीना पसंद नहीं है? आपको देख के लगता है कि आप कम खाती हो। हाँ जी। खाने का शौक नहीं? मीठा खाना पसंद है। मीठा खाना है। तो ये जो आपकी जो सफलता है इसके पीछे कौन है? सर मेरी सफलता के पीछे सही बताऊँ तो सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे मेरे भाई ने करा। अच्छा। अब तक भी उसने नहीं करा, और अगर उससे बाद में मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट करा।
क्योंकि एक बच्चे के लिए अगर वो कामयाब है तो उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखो जब इस वैकेंसी में स्टे लगा तब भी मेरे घर वालों ने ये नहीं बोला कि कितना टाइम ले लिया इस वैकेंसी में, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि मुझे लगता था कि मतलब ज़्यादा टाइम होगा, मेरा मनोबल टूट रहा था, पर इन्होंने ऐसा कभी नहीं करा। हमने सब मेरा मनोबल बढ़ाया कि नहीं वो जवाब नहीं होगा, फिर होगा, इससे बात नहीं होगा, ऐसे ही रहता है। एक लड़की को कामयाब करने के लिए मम्मी पापा को समाज से भी लड़ना पड़ता है। समाज भी कहता है कि लड़की तो है, क्यों पढ़ा रही है, क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों सोच है समाज की। तो उस चीज़ को भी पार करते हुए उन्होंने मेरा साथ दिया, जिस कारण मैं आज यहाँ पर। जब आपने ये शुरू किया अभियान, प्रिपरेशन शुरू करी, वो कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, चैलेंजेस थे बहुत सारे, भाई जैसे इंग्लिश कमजोर, हाँ जी। मैथ कमजोर था, तो उस पर कुछ बात मतलब कौन कौन से चैलेंजेस थे जो इस दौरान आपको फेस करने पड़े और जिनको ओवरकम करते हुए आप ये सफलता प्राप्त? सर चैलेंज तो जैसे मैथ मैंने बताया क्योंकि मेरा 8 तक मेरे पास मैथ था, उसके बाद 4-5 साल बाद मैं दोबारा से मैथ पढ़ना छोड़ा। अगर हम किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं हम उसे दोबारा पढ़ना छोड़ रहे हैं तो कब तक लगेगा, पर उसके बावजूद भी मैंने दोबारा से मैथ मतलब मैं बिल्कुल कमज़ोर थी, मैथ मेरे को कुछ नहीं आता। उसके बाद मैंने कंपटीशन पर मैथ निकालना पढ़ा, फिर कैसे मतलब मैथ तो वाकई में बहुत कमज़ोर थी सर। और उसके बावजूद भी एक टाइम ऐसा आया कि मैं मैथ का सवाल देखती थी और उसे मुझ पर नहीं करती, तो खुद से प्रैक्टिस करी? खुद से प्रैक्टिस, जो सर ने बताया, जो भैया ने बताया, वो आगे घर आकर करा। उसके बाद अगर उन्होंने एक चैप्टर दिया तो मैं दूसरा चैप्टर खुद करती थी। मतलब मैथ को तुमने ज़्यादा आज मैथ को ज़्यादा मेरा मैथ ज़्यादा नहीं, इंग्लिश जैसे इंग्लिश वीक थी, आज इंग्लिश भी वीक थी, पर इंग्लिश की पढ़ते थे। आज जरूरत नहीं पड़ी इस वजह से। तो अब आगे जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए क्या सोचा है, क्या योजना है? अब ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, तो इस ज्वाइनिंग के बाद आप जैसी जो लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं उनके लिए कुछ करना चाहती हो, उनको कुछ दिशा दिखाना चाहती हो? जैसे गांव की बहुत सारी लड़कियां होंगी, आपसे आपने जो ये लक्ष्य प्राप्त किया तो आपसे मिलती भी होंगी, कहती होंगी बहन हमें भी होता, या उनके गार्जियंस आपके पास आते हैं, आपके फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करते हैं, तो कैसे आप उन लोगों को हेल्प करेंगी, या आपने कुछ सोचा है कि और लड़कियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें? सर लड़कियों को तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए आज के टाइम में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर हमें पता नहीं कि हमारे आगे में क्या लिखा है। तो इसलिए अगर हम खुद से आत्मनिर्भर है, अपने आप से डिपेंड है, तो हमें किसी की जरूरत नहीं, क्या पता हमारे पास कैसा टाइम है। तो इसलिए लड़कियों का तो कामयाब होना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। लड़कों को क्या है, लड़के तो कुछ भी कर लेंगे, पर लड़कियों को एक तो पेरेंट्स भी अनुमति नहीं देते कि प्राइवेट जॉब करनी। सरकारी जॉब में यह है कि हमें आत्मसम्मान भी मिलता है, और वैसे भी दूसरे आदमी भी अच्छी दृष्टि से देखते हैं कि हाँ की लड़की सरकारी है, तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। अभी जो पहली नियुक्ति मिलने वाली है किस पोस्ट पर है? सर ये लेवल 5 की पोस्ट है, इसका ग्रेड पे टाइप से ग्रेड पे की जॉब है। जैसे लेवल 1 पे चपरासी, लेवल 2 पे एलडीसी, लेवल 3 पे कांस्टेबल, और आपका लेखपाल, और आपका वीडियो, और आपका जूनियर असिस्टेंट, ये सब पोस्ट आती है। और लेवल 4 पे हेड कांस्टेबल। ये लेवल 5 जो है पीएसआई रैंक में है सर, 2800 ग्रेड की। तो ये मतलब इसका काम ये है कि 30 से 35 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, ये एक के अंदर में आते हैं, तो उनकी देख रेख करना, उनकी हाजिरी की जाँच पड़ताल करना कि वहाँ पे साफ सही काम चल रहा है, ये चीज़। लड़कियों को पढ़ाने के लिए समाज को क्या अपील, समाज से क्या अपील करना चाहिए? सर समाज से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि लड़कियों को रोकना है। अगर कोई लड़की चाह रही है कि मुझे पढ़ना है तो उसको सपोर्ट करें, उसे और मोटिवेट करें कि हाँ करो, ये जरूरी है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं कि आप लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा दें, लड़कियों को भी देना चाहिए, लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन कैसा? सर जिस दिन रिजल्ट आया मैंने अपना रिजल्ट देखा, फिर मैंने सर्च करा पीडीएफ अपना रोल नंबर, तो मैं घबरा रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे अपना रोल नंबर नहीं दिखा, तो मैं रोने लगी। मेरी अपना सोची क्योंकि मेरे मम्मी पापा को, मेरे खासकर मेरे भाई को बहुत उम्मीद थी कि आज का हो जाएगा, और मुझे वो दिखा नहीं रात में। तो सर मुझे बहुत अजीब लगा,
तो फिर मैंने दोबारा से चेक करा तो फिर मेरा रोल नंबर ठीक था। तो मुझे लगा कि हाँ आज तेरी मेहनत और तेरे मम्मी पापा भी सफल है। तो ये वो लड़की है जो आपके और मेरे घर में भी, ये उस लड़की की कहानी है जिसने घर का सब काम किया, चूल्हा किया, चौका किया, सफाई, झाड़ू, पोछा सब किया, और लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी की, और पढ़ाई करते करते अपने सपनों को साकार करने निकल पड़ी। ईशा त्यागी, आज ये वो नाम है जो समाज में तमाम लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये थी हमारे साथ ईशा त्यागी, मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव मुबारकपुर की रहने वाली, जहां से उन्होंने अपने सपनों को बुनना शुरू किया और घर का चूल्हा चौका करते करते अपने सपनों को साकार करने निकल पड़ी और प्रेरणा बन गई उन तमाम लड़कियों के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं। ईशा त्यागी एक ऐसा व्यक्तित्व बन गया है जो तमाम लड़कियों को एक मैसेज देता है कि सादगी से भी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समाज को संदेश देता है कि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए मौके देने चाहिए और उन्हें पूरे तरीके से आज़ादी देनी चाहिए कि वो जीवन में क्या करना चाहें, अपने लक्ष्य को पूरा करने के जो उनके मंसूबे हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए उन्हें मौका देना चाहिए।